मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी है पब्लिक? गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, ऑल सेट? हाउ इज सैटरडे ट्रीटिंग यू? हाय साक्षी, समीर, रंजना, शिवानी, आहिल, दिबाली, दीपांशु, हर्ष, सचिन, शशांक। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से बच्चों, सुंदर सुंदर। कैसे हो यार? बढ़िया, एकदम मस्त मजे में। कल लास्ट डे है आप लोगों का, जिस दिन आप चिल कर सकते हो लाइफ में, एंड दैट इज संडे। उसके बाद परसों से जो मेहनत करनी है ना लाइफ में, मतलब परसों से जो आपकी मेहनत चालू होगी ना, वो आपकी मेहनत सीधे 30 दिसंबर को खत्म होगी। ठीक है। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी यही मेहनत करीब 10 जून को खत्म होगी, है ना? तो क्या आप लोग तैयार हैं उस चीज के लिए? ऑल सेट? ओके गाइस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो यार, स्टार्ट करेंगे क्या पूरे जोश के साथ? यस। अच्छा, मेरी ना मम्मी हमेशा बोलती है कि यार सौम्या, सैटरडे को ब्लैक मत पहना कर। उनके अपने कुछ रीजंस हैं। तो क्या आप लोग इस बात को बिलीव करते हो? बिकॉज आई नीड सपोर्ट। और मैं वो सपोर्ट के साथ मम्मी के साथ आर्ग्यू कर सकती हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर डे पर ये कलर नहीं पहनना चाहिए या ये कलर पहनना चाहिए? क्या आप लोग इस पर विश्वास करते हो? हेलो मिताली, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया यार, मेरी जान एकदम बढ़िया कोमल। So do you believe in this that you should wear a particular color on a particular day or you should not wear a color on a day? नहीं, बिलीव नहीं करते? थैंक गॉड। अच्छा, अब तो तुम में से 6-7 लोगों ने नो कर दिया ना, तो अब कोई बिलीव भी करता है ना, वो पीयर प्रेशर में बोलेगा ही नहीं कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों ने तो मना कर दिया है। तो बाकी लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं मैम, नहीं करते। चलो यार, थैंक यू फॉर बैकिंग मी अप। आई विल जस्ट स्क्रीनशॉट दिस एंड आई जस्ट शेयर द वीडियो प्रॉब्ली। और उनको बता दूंगी ये सारी जो चीजें हैं वो कुछ काम की नहीं होती है। मम्मी की बात पे विश्वास करना पड़ता है। अनिमा जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोल रही है कि मैम ऐसा होता है। क्या बोलती है अनिमा? थैंक यू मिताली, थैंक यू। नो सुपरस्टिशंस, यस। इनफैक्ट हम लोगों ने कल ही डिस्कस की थी ये चीज कि यार हम ये मानते हैं कि ये करेंगे तो होगा। जैसे मैच होता है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, हम ये नहीं सोचते हैं यार मैं टीवी बंद कर दूंगा तो शायद 3 विकेट ले ले इंडिया। ठीक है, हम नहीं सोचते हैं, या फिर इंडिया जीत जाए। तो ये सारे सुपरस्टिशंस हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में ले आते हैं, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब ले आते हैं। ठीक है, मतलब कि मैं खुद बता रही हूँ, मेरा सिक्योरिटीज लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया था, बट मैं उस पेपर के दिन सुबह, मतलब मेरी मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। मैं उस पेपर के दिन सुबह, वैसे तो मैंने भगवान को लाइफ में ज्यादा याद नहीं किया, बट उस दिन मैं जरूर गई थी याद करने। और मैं मंदिर गई थी सिक्योरिटी लॉ के पेपर के पहले। और पेपर मेरा हुआ, ठीक ठाक गया, बट मेरे को मार्क्स आ गए। तो उसके बाद से मेरे दिमाग में क्या बन गया, उसके बाद से मेरे दिमाग में बन गया कि यार मैं जिस भी दिन मंदिर जाऊंगी तो हो जाएगा। फिर मैं, जब मेरा सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जो टैक्स होता था मेरे लिए, मैं टैक्स के पेपर के पहले मंदिर गई थी प्रोफेशनल में। ठीक है, ये सोचकर कि यार ये पेपर अच्छा जाए। लेकिन डिड दैट वर्क दैट वे? नो। वो मेरी मेहनत से हुआ जो हुआ, वो मैंने जो पेपर में लिखा उससे हुआ। उसके अलावा भगवान ने बोला कि बेटा मेरे को पता है तूने कितना पढ़ा है,
तो तू मुझसे उम्मीद मत रख, राइट? यस, यस, योर टाइम टेबल इज गोना चेंज। आपका जो टाइम टेबल है वो प्रोफेशनल के ग्रुप्स पर आ जाएगा। प्रोफेशनल का जो ग्रुप बनेगा, जो भी स्टूडेंट्स का फाइनल ऑनलाइन लाइव के लिए एक जो भी उनका, जैसे वो लोग लेक्चर्स परचेज करेंगे ऑनलाइन लाइव वाले, तो उसके बाद उनका सैटरडे मंडे को ग्रुप बन जाएगा और फिर उनको मिल जाएगा, ठीक है? और अगर यहाँ पर कोई गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स का मैं ड्राफ्टिंग का अलग से ग्रुप बनाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ड्राफ्टिंग के जो ड्राफ्ट्स हैं पर्टिकुलरली वो आप लोगों को मुझे फोटो खींचकर भेजने रहेंगे, ठीक है? तो एक ड्राफ्ट मैं आप लोगों को क्लास में लिखवाऊंगी और वही सेम ड्राफ्ट आप लोग घर पर लिखकर और मुझे उसका फोटो भेजेंगे। तो उसके लिए ग्रुप बनाना जरूरी है, राइट? एंड पर्सनली मैं ये चीज इसलिए ले रही हूँ सो दैट एवरीबडी कैन सी एवरी अदर ड्राफ्ट और वो देख सकते हैं कि बाकी लोग कितना अच्छा ड्राफ्ट बना रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स या आपके क्लासमेट्स कितना अच्छा ड्राफ्ट बना रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, ओके, ऑलराइट, यस, यू राइट। नो मैम, वरना ताने और डांट दोनों पड़ती है और इमोशनल अत्याचार, वो तो है यार। यार मुझे ना सही बताऊं, मेरे किसी पंडित ने ऐसा बोला है। मेरे घर वाले ना पंडित को बहुत मानते हैं। कौन से, मतलब पंडित क्यों मानते हैं मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना अपना है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष ज्ञान में ऑलरेडी पीएचडी होती है, तो आप उसको झूठा नहीं करार कर सकते हो कि वो गलत है, उसमें पीएचडी होती है, ठीक है? सो इट इज अ वेल एक्सेप्टेबल थियोरीज, बट वो लोग विश्वास करते हैं यार वो तो भगवान का भी ऐसे है। लेकिन द पॉइंट इज कि जब पंडित ने और एक पंडित ने नहीं, बहुत सारे पंडित ने ऐसा बोला है कि ब्लैक मत पहना करो, ठीक है? मतलब ब्लैक, मेरा जब मैं ब्लैक पहनती हूँ ना तो मेरे काम बिगड़ते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है? तो आज मैं देखती हूँ आज मेरे क्या काम बिगड़ता है, राइट? ओके, so I'll be very clear on this point. Coming back to what I was trying to tell you कि आपके जो ऑनलाइन लाइव है उसके एक अलग ग्रुप बनेगा जो सारी फैकल्टीज का कॉमन होगा, सारे सब्जेक्ट्स का कॉमन होगा, और आपका मैं ऑनलाइन लाइव ड्राफ्टिंग और गूगल ड्राइव ड्राफ्टिंग, इसके दो अलग अलग ग्रुप्स बनाऊंगी, ठीक है? डन। सिमिलरली मैं डीडी के भी अलग ग्रुप्स बनाऊंगी जिसमें स्टूडेंट जो है वो मुझे क्वेश्चन के आंसर्स का फोटो खींच के भेजेंगे, जो मैं क्वेश्चन उनको होमवर्क में दूंगी। डन है क्या? डील है क्या? यस मैम, I even not that spiritual, but on 25th February I prayed a lot for accounts because from last 2 attempts I lagged due to accounts. शिवानी, वो डेफिनेटली तुम्हारी मेहनत थी, वो भगवान ने तुम्हारा, भगवान का सपोर्ट हमेशा रहता है, बट इट्स ऑल व्हाट यू, the way you work hard, it's all what you write in exams, it's all how the checker checks it, it's all about that. भगवान जो है वो चिल कर रहे हैं अपने जोन में और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, चलो, तुम प्यारे बच्चे हो, सब अच्छा होगा। लेट्स सी यार, लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे तो तुम हो, बट मेरे साथ सब अच्छा हो ऐसे मैं आशा करती हूँ। अभी हम फटाफट से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड इट्स सब्सटैंटिव रूल्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम आग लगाने वाले हैं पूरे जोश के साथ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस। सो फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि ड्राफ्टिंग क्या है। ड्राफ्टिंग इज अ सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन विच फॉर्म? लैंग्वेज फॉर्म। हिंदी या इंग्लिश? इंडिया की बात करूं मैं, हिंदी या इंग्लिश, बाकी कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं चलेगी। उसके बाद ड्राफ्टिंग में 3-4 चीजें चाहिए ड्राफ्टिंग करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? स्किल्स ऑफ अ ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन की हमें कला चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज और फैक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? सिस्टमेटाइज्ड सीक्वेंस। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? सिस्टमेटाइज्ड सीक्वेंस। मतलब ड्राफ्ट में ऐसा नहीं कोई भी चीज रैंडमली, ये फैक्ट मिला ये डाल दिया, वो फैक्ट मिला वो डाल दिया, वो मिला वो डाल दिया, ऐसे नहीं चलेगा। पहले तो आप रफ पेपर पे पेंसिल से सब लिखो कि ये सारे फैक्ट्स हैं, फिर उनका सीक्वेंस डिसाइड करोगे और फिर आप कोई भी ड्राफ्ट बनाओगे, डीड बनाओगे। भाई अगर एक बायर एक सेलर है तो पहले कंसिडरेशन आएगा, सबसे पहले पार्टीज का डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर कंसिडरेशन आएगा, फिर पेमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में करना है वो आएगा, पेमेंट की ड्यू डेट क्या है वो आएगी, पोजेशन कब मिलेगा वो आएगा, लास्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हो,
क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ ही लिया है कि यार आप अपने आप को कितना ही 30 मार्क खा समझो, आप अपने आप को कितना ही होशियार समझो, लेकिन लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ड्राफ्ट आता है आपके पास बनाने के लिए, आपका क्लाइंट आपको बिजनेस देता है, तो सबसे पहले कंसेप्चुअल फेज मतलब सोचो और उसके बाद लिखो। क्लियर है? बहुत अच्छे से, यस, ठीक है। सो first you think, then you compose. So the two phases are known as conceptual phase and second phase is known as verbal phase. क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ड्राफ्टिंग में जैसे फैक्ट्स मिले, बहुत सारे फैक्ट्स मिले, फैक्ट्स को पहले कलेक्ट करो, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कलेक्ट करा, हमने उनको कंसोलिडेट किया, मतलब एक जगह लाकर रखा, उसके बाद आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाया। क्लियर है? समझो बायर ने बोला कि जो पेमेंट है कंसिडरेशन का वो तीसरे इंस्टॉलमेंट पर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ऐसा बायर ने बोला कि जैसे ही मैं तीसरा इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा वैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और चौथा इंस्टॉलमेंट में रजिस्ट्रेशन की बात पे करूंगा। सेलर ने बोला कि जब तक पूरा पेमेंट नहीं होगा मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करने दूंगा इस एग्रीमेंट का। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि नहीं? तो एज ए ड्राफ्ट्समैन आई हैव टू बी वेरी क्लियर एंड ब्रिंग देम ऑन अ टेबल। हम लोग एक कैफे में मिलेंगे, हम लोग साथ में चाय कॉफी पियेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। जब मैं बोलूंगी कि बायर ऐसा बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन तीसरे इंस्टॉलमेंट पे होना चाहिए और सेलर ऐसा बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन पूरा कंसिडरेशन के बाद होगा। सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि आप वेगली कंफ्यूजन में कोई भी ड्राफ्ट बना दो कि यार मेरे को सेलर वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है आदमी, सेलर जो है मेरे को ज्यादा पैसे देगा तो सेलर की बात मान लेता हूँ, बायर वाला मुझे ज्यादा पैसे देगा बायर की बात मान लेता हूँ, ये ने मजाक नहीं चलेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, कोई समस्या? यस, डन। अब हमने इसमें कन्वेंसिंग पढ़ा था। कन्वेंसिंग क्या बोलता है मेरी जान? कन्वेंसिंग बोलता है कि मित्रा की एक लीगल डिक्शनरी है। ठीक है, मित्रा की एक लीगल डिक्शनरी है जो कि ये बोलती है कि आपको क्या करना है, आपको कन्वेंसिंग मतलब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना है। तो whenever you transfer a property from one person to another, then in that case the draft that is prepared for that is known as what? Conveyancing. हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से कन्वेंसिंग में मूवेबल इमूवेबल दोनों होती है और टोपा के हिसाब से कन्वेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल होती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर हर बार क्वेश्चन बनता है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस, ऑलराइट। देखो, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग की बात करते हैं। ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग का जो डिफरेंस है वो करीब करीब आपका 4 से 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से और प्यारी तरीके से सुनना। ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन देखो, हमेशा जब भी आप लोग डिफरेंस बिटवीन लिखो एग्जाम में तो मेक श्योर कि आप उसका बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखें। आप क्या लिखें? बेसिस ऑफ डिफरेंस। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है डेफिनेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बाद में ले लेना। सबसे पहला आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम ड्राफ्टिंग देखते हैं, तो ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग इज द वे एंड मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। यहां पर बात ही खत्म, खल्लास फिनिश हो चुकी है। कोई भी डॉक्यूमेंट को जब भी आप लोग प्रिपेयर करते हो तो वो क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग। यहां पर उन्होंने क्लियरली बोला है कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट। मैम इसका मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई तो क्या वो ड्राफ्टिंग है? यस। मैम विल बनाई तो? यस। मैम हमने कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया तो? कमर्शियल अग्रीमेंट किया तो? यस। सो ड्राफ्टिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। मैम प्रेम पत्र लिखा तो? यस। ऑल ऑफ दैट इज व्हाट? ड्राफ्टिंग। But when it comes to conveyancing, it is the way and manner of preparation of only those documents which are pertaining to transfer property. मतलब कि प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो और उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो then that is what conveyancing.
तो बड़ा क्या हुआ, ड्राफ्टिंग बड़ा हुआ या कन्वेंसिंग हुआ, डेफिनेटली ड्राफ्टिंग बड़ा हुआ. सो दैट मीन्स दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राफ्टिंग इज वाइडर देन कन्वेंसिंग. अरे हमने कल ही पढ़ा था कि ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, बट कन्वेंसिंग उसका बस छोटा सा पार्ट है. क्लियर है, बहुत अच्छे से, यस, डन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ड्राफ्टिंग. ठीक है, इसमें छोटा सा पार्ट जो है वो किसका है, कन्वेंसिंग का. ओके, यस, कूल. सो ड्राफ्टिंग में, अच्छा इसमें सब टाइप के डॉक्यूमेंट्स आ गए. POA, कमर्शियल अग्रीमेंट, फॉरेन कोलैबोरेशन, आर्बिट्रेशन. ठीक है, उसके बाद रिलीज, डीड, फैमिली सेटलमेंट डीड, ये सारी डीड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. अब कन्वेंसिंग में क्या क्या आएगी, लीज, रेंट, लाइसेंस, सेल. ये सब जो है किस में आ जाएंगे, कन्वेंसिंग में आ जाएंगे. क्लियर है, तो स्कोप किसका बड़ा हुआ, स्कोप बड़ा हुआ ड्राफ्टिंग का, और कन्वेंसिंग का स्कोप हुआ छोटा. इतना क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, यस, ओके. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. अगर हम बात करते हैं, इसको क्या हो गया है, क्या ये काले कलर का, तो अभी मेरे को बुरा लग रहा है जो बकर के ना, व्हाट इफ दिस इज राइट. चलो अब मैम सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ तो भी, यस, तो भी वो कन्वेंसिंग आएगा. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राफ्टिंग इज डेफिनेटली व्हाट, वाइडर देन कन्वेंसिंग. कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंसिंग इज डेफिनेटली नैरोअर देन ड्राफ्टिंग. ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया हमारा स्कोप. क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग रिलेट्स टू डॉक्यूमेंट विच आर डिफाइंड अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897. तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी है. जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ये बोलती है, एनी document prepared, that means any message which is being transferred from one person to another or being conveyed in any form is a document. मतलब तुम्हें वो याद है, तुमने वो देखी बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी में वैसे स्क्रॉल आता है बड़ा सा, वो स्क्रॉल ओपन करते हैं और उसमें पूरा संदेश रहता है कि दुश्मन जो है वो आक्रमण करने वाला है. तो वो जो स्क्रॉल होता है ना, वो भी डॉक्यूमेंट होता है एज पर जनरल क्लॉज एक्ट 1897. क्लियर है, बहुत अच्छे से, यस. अब कन्वेंसिंग का स्कोप क्या बोलता है, इट इज कन्वेंस एज डिफाइंड अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट. इंडियन स्टैम्प एक्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, और टोपा क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि टोपा सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर करता है और इंडियन स्टैम्प एक्ट दोनों कवर करता है. तो जब हमें पता है कि टोपा जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर करेगा, तो हम यहाँ पर वाइडर स्कोप लेकर इंडियन स्टैम्प एक्ट भी ले लेंगे. क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, यस, ओके.
मैम रेंट अग्रीमेंट इज कन्वेंसिंग और नॉट? यस। अरे देखो यार, सिंपल सी बात है, आप चाहे प्रॉपर्टी पूरी की पूरी ट्रांसफर करो, ठीक है, आप चाहे प्रॉपर्टी पूरी की पूरी ट्रांसफर करो या फिर उस प्रॉपर्टी में छोटा सा इंटरेस्ट ट्रांसफर करो, ये दोनों ही कन्वेंसिंग होगा, ठीक है। अगर मैं एक प्रॉपर्टी की मालिक हूं और वो प्रॉपर्टी मैं लीज पर दे देती हूँ, तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, उसको सिर्फ राइट टू यूज एंड राइट टू पोजेशन ट्रांसफर किया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लीज और कन्वेंसिंग। सिमिलरली अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी लाइसेंस पर दी कि जा बेटा जा, तू जाकर एडवर्टाइजमेंट कर ले उस प्रॉपर्टी पर, तो राइट टू यूज दिया है मैंने, तो वो भी कन्वेंसिंग हो जाएगी। अगर मैंने 11 महीने के लिए रेंट पर दिया है, तो वो भी कन्वेंसिंग हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इट्स इंटरेस्ट रिलेटेड देयर टू, मतलब या तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दो या फिर उससे जुड़े हुए इंटरेस्ट दो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से डन है क्या? यस। अब एग्जाम्पल ऑफ ड्राफ्टिंग उन्होंने क्या दिया है, आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट। आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट समझते हो ना, जिसमें कंपनी जो उनकी कोर एक्टिविटी होती है वो खुद फॉलो करते हैं और नॉन कोर एक्टिविटी को वो किसी दूसरी एजेंसी को दे देता है जो उनके लिए परफॉर्म करती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो वो क्या हो जाएगा, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के करोड़ों एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल आउटसोर्सिंग हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कन्वेंसिंग का, तो वो क्या हो जाएगी, सेल डीड। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से यस। अरे बोलो, डन है क्या? एक बार इसका फोटो ले लेना यार, सो दैट जब नोट्स आएंगे आप लोग लिख सकते हो। नेचर ऑफ ड्राफ्टिंग कैसा है? नेचर ऑफ ड्राफ्टिंग इज बेसिकली एनी डॉक्यूमेंट विच आर कवर्ड अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट। एंड नेचर ऑफ कन्वेंस कैसा है? एनी कन्वेंस कवर्ड अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट। आग लगा दी क्या? एक नंबर, एक नंबर। तुम्हें पता है मैं इंदौर से हूं, है ना, तो इंदौर में अगर जैसे यहाँ पर पुणे में भाऊ बोलते हैं या यार बोलते हैं, इंदौर में बोलते हैं बड़े, ठीक है। तो अगर कोई जैसे काम बहुत अच्छा होता है तो हम बोलते हैं एक नंबर बड़े, ठीक है, एक नंबर बड़े। तो इनफैक्ट उसका एक रेडियो पर शो भी आता है, एक नंबर बड़े, इस टाइप का एक शो आता है, ठीक है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को परेशान करता है, वो फोन पे प्रैंक कॉल टाइप का, ठीक है। तो अगर अब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो बोलना एक नंबर बड़े, ठीक है। यस, ऑलराइट, चलो अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंसिंग पे। नाउ एक सबसे खतरनाक और भयंकर ही खतरनाक और बहुत ही टफ डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, जो ये बोलता है एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बिलो एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मतलब हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मैम सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि हम कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंसिंग में डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग में तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा स्कोप होता है, कन्वेंसिंग एक छोटा स्कोप होता है, जिसमें कि ड्राफ्टिंग में हम हर चीज ड्राफ्ट करते हैं और कन्वेंसिंग में हम सिर्फ ट्रांसफर प्रॉपर्टी ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है? यस। अब दूसरी चीज, अब हमें जो डिफरेंस पढ़ना है वो है कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंस के बीच में। किसके बीच में मेरी जान? कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंस के बीच में। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हर टाइप का, मतलब कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सेबल है, इट कैन बी एनी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, एनी फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट, एनी एनी टाइप ऑफ अग्रीमेंट। लेट्स से आपका फैमिली सेटलमेंट डीड हो गई, ट्रस्ट डीड हो गई, शेयर होल्डर अग्रीमेंट हो गया, आपका सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स जो लॉ से इन्फोर्सेबल है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। पर क्या कन्वेंसिंग में वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे? हाँ है ना? ऑब्वियसली नॉट। कन्वेंसिंग में वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएंगे, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे
जो कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्लियर है? पर द प्रॉब्लम इज कि कन्वेंस की जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो और भी बहुत सारे से आपको राइट्स देता है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो शायद आपको कन्वेंसिंग से ना मिले। क्लियर है? तो अब जो है हम लोग वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स और कन्वेंसिंग में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से अरे बोलो जोश के साथ पूरे। एक तो इसमें मैसेजेस बड़े लेट जाते हैं। परफेक्ट, चलो यस, चलो स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैम ये डेफिनेशन को नींद में उठाकर पूछ ले, हम बता दें, ठीक है? Conveyancing is what? Way and manner of preparation of all the documents which are pertaining to TOPA। मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे? कन्वेंसिंग। अब दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट, इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस अभी बताऊंगी मैं। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। नाउ हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस? बताइए क्या होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस? What is reciprocal promise मेरी जान? अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत सारे ड्राइव लिंक वाले स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी कल बात हुई थी, और 90% स्टूडेंट्स ये चीज मानकर बैठे हैं कि हमें जो लेक्चर्स है वो बाद में मिलेंगे, तो हम ये जो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स भी बाद में ही देखेंगे। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं जिनको जो ड्राइव लिंक ली है और वो लेक्चर अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको आप प्लीज जाकर बता दें कि लेक्चर अभी आकर अटेंड कर ले, बिकॉज ऑनलाइन लाइव का मजा अलग होता है, और ऑनलाइन लाइव का मौका मिल रहा है 4 दिन, तो उसको यूज करें। ओके, ड्राइव लिंक मिलने वाली उसकी उस बात पर चिल ना करे लाइफ में जाके। ओके, promised by each of the parties to contract, okay? Consideration for each other, one party does something in exchange of a favor to another party। अच्छा तो क्या ये बार्टर सिस्टम होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इज इट अ बार्टर सिस्टम गाइस? Promised by 2 parties with each other for single object, okay? Mutual promise, counter promise, no it's not a barter system। देखो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे that if I am offering you this phone, ठीक है, मैं अगर तुम्हें फोन ऑफर करती हूँ, जज मत करना, फोन काफी खराब है, मैं फोन ऑफर करती हूँ तुम्हें और तुम इसे एक्सेप्ट करके मुझे पेमेंट देते हो, सो इज दैट अ प्रॉमिस इन एक्सेप्टेंस और इट्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस? एंड इफ इट्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, if it's a normal promise, then what is reciprocal promise? That's what I'm trying to understand। promised by 2 parties with each other for single object, okay? यार मेरे को एग्जाम्पल दो, ओके? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज समथिंग जो तुम पढ़कर आए हो, तो मुझे क्लियरली समझना है कि तुम क्या बोल रहे हो। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में बार्टर नहीं होता, ये तो चलो हमने अग्री कर लिया, लेकिन क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिस में
दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ प्रोवाइड करती है, कोई ऑब्जेक्ट देती है. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, वन ऑफ यू? रेसिप्रोकल प्रॉमिस समथिंग व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. अरे यार ये किसी पिटी डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ कंटेंट चाहिए. व्हाट, हाउ डू यू एक्सप्लेन? Shopkeeper giving product in exchange of money. Okay. Both the parties are getting something in return. ठीक है, चलो ठीक है. Both the parties have to perform their obligations. Up A promised to sell his car and B promises to pay the same. Something in return. ठीक है, चलो समझ गई मैं, चलो समझ गई. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, डन डन डन. ओके, देखो सिंपल सी बात है. Contract consists of reciprocal promises and each party is bound to perform the promise. Every contract, every damn contract, कोई भी साला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक तो प्रॉमिस होता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है. ठीक है, वो तो होता ही है. पर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें एक प्रॉमिस होता है और उसके बाद दूसरी पार्टी भी प्रॉमिस करती है कि आई विल परफॉर्म माय ऑब्लिगेशंस. ठीक है, सो सेलर एंड बायर बोथ आर प्रॉमिसिंग टू ईच अदर टू परफॉर्म देयर ओन ऑब्लिगेशन. अगर मैं ह्यूंडई के शोरूम पर गाड़ी खरीदने जाती हूँ और हम दोनों एक अग्रीमेंट करते हैं जहां पर सेलर बोलेगा कि मैं आपको इस डेट पर डिलीवरी दूंगा और मैं बोलूंगी कि मैं आपको इस डेट पर पैसे दूंगी. सो बोथ ऑफ अस आर अग्रीइंग टू परफॉर्म आवर ओन ऑब्लिगेशंस, both of us are agreeing to perform our own promises, then that is a contract. Lekin when it comes to conveyancing, there is no such promise and title in respect of the property in question already passes in favor of the buyer. Now the thing is here, यहाँ पर कैसा होता है, ध्यान से सुनना. कन्वेंसिंग में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना. कन्वेंसिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफरर रहता है, यहाँ पर जो ट्रांसफरर रहता है वही परफॉर्मर होता है. वही क्या होता है, परफॉर्मर होता है. और यहाँ पर जो ट्रांसफरी रहता है वो बस उसके उस परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी उसका पार्ट है वो पूरा करता है. आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ पर ट्रांसफरी का कोई होल्ड नहीं होता है. अब एक बात समझो, सेलर, यहां पर ध्यान से सुनना, सेलर अगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता है, सेलर अगर अपने गुड्स बेचने से मना कर दे या ट्रांसफरी की प्राइस पर बेचने से मना कर दे, तो उस केस में जो बायर है वो कुछ नहीं खरीद सकता है. ठीक है, सेलर अगर प्राइस बोला मेरे को 5 करोड़ चाहिए तो बायर को 5 करोड़ ही पे करना पड़ेगा अनलेस सेलर नेगोशिएट कर ले. क्लियर है? अगर सेलर बोलता है कि मुझे 15,000 रुपए रेंट चाहिए, तो सेलर मतलब आपका जो लैंडलॉर्ड है वो बोलता है मुझे 15,000 रुपए रेंट चाहिए, तो जो टेनेंट है उसको भी 15,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे. आ रही कि नहीं मेरी बात समझ में? तो कन्वेयंस में कहीं पर भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस एग्जिस्ट नहीं करता है. बट कन्वेयंस के अलावा तुम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट,
where both the parties are agreeing to collaborate together, then both the parties are promising each other to perform their own obligations. दोनों पार्टीज बोल रही है कि मैं तुमको हार्डवेयर दूंगा और दूसरी पार्टी बोल रही है मैं तुमको सॉफ्टवेयर दूंगा, फॉरेन कोलैबोरेशन. क्लियर है सबको? एक पार्टी बोल रही है फॉरेन कोलैबोरेशन में मैं तुम्हें हार्डवेयर दूंगा, दूसरी पार्टी बोल रही है मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर दूंगा, दोनों अपने प्रॉमिसेस परफॉर्म कर रहे हैं. क्लियर है? फॉरेन कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट. ट्रस्ट डीड या ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम तो उसमें क्या होता है कि ट्रस्टी जो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं प्रॉपर्टी का ध्यान रखूंगा. किसकी प्रॉपर्टी का? ओनर की प्रॉपर्टी का ध्यान रखूंगा. और जो यहाँ पर ओनर है वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसका खर्चा पानी दूंगा. तो दोनों अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं. सो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो कन्वेंसिंग में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है जिसमें पूरी डोमिनेशन किसकी रहती है? ट्रांसफरर की रहती है. किसकी रहती है? ट्रांसफरर की रहती है. मैं पुणे में हूं, मैं बैचलर हूं, मैं जहां भी घर ढूंढने जा रही हूं, आई कैन नॉट इम्पोज माई कंडीशंस. आई हैव no obligations to perform except paying the rent which was asked by the landlord और द लेजर. आ रही मेरी बात समझ में? पूरा डोमिनेशन, पूरा ऑब्लिगेशन यहाँ पर, पूरा परफॉर्मेंस किसका है? यहाँ पर प्रॉमिसर का है, यहाँ पर लैंडलॉर्ड का है, यहाँ पर लेजर का है, यहाँ पर सेलर का है. जो सेलर चाहता है वो वैसे परफॉर्म करेगा और बायर को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर बायर को एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप कन्वेंस को साइन मत करो, लेकिन अगर एक्सेप्टेबल है तो आप इस कन्वेंस के साथ आगे बढ़ोगे. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. सो देयर इज नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस. डबल प्रॉमिस नहीं होता है कन्वेंस में, लेकिन कन्वेंस के अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सब में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. अरे बोलो यस. डन है क्या? क्या क्या लिखा है भाई तुम लोगों ने? Shopkeeper giving product in exchange of money. Sing song in favor of doing something. Both the parties okay